देखिए, ये सरकार एक साल हिंदुस्तान की अन्नदाताओं के खिलाफ जिस तरीके की अन्याय किए हैं, जिस तरीके की बदनाम किए हैं, हमारे अन्नदाताओं को किसी को खालिस्तानी, किसी को आतंकवादी, किसी को पाकिस्तानी बनाकर उन्हीं लोगों को अपमान किए हैं। आज एक साल बाद बीजेपी पार्टी से बाहर आने के लिए ये ऑर्डिनेंस रिपील करने जा रहे हैं और बीच में बीत गया एक साल। बीच में 700 से 750 हमारे अन्नदाताओं की मौत भी हो चुके हैं। तो आज बीजेपी पार्टी को हिंदुस्तान की अन्नदाताओं ने सबक सिखा दिया कि बिना किसानों से चर्चा करते, किसानों के बारे में कोई फैसला ना लिया जाए, ये बेहतर है। और किसान इनको मानने के लिए तैयार भी नहीं है। ये साबित कर दिए हैं किसान, क्योंकि जिसका मसला ये है उनसे बातचीत करो, उनको नदारत रखते हुए कोई अगर फैसला किया जाए तो किसान उसमें नाखुश जरूर होंगे। ये किसान ने ये संदेश दे चुके हैं। फिर भी ये सरकार दोबारा गलती करने जा रहे हैं कि बिना किसानों से पूछे, चर्चा करके, बिना किसानों से वार्ता करके ये सरकार फिर दोबारा अपने बिल रिपील करते हैं। वो तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने हर संभव कोशिश प्रयास करने के बावजूद जब वो फेल हो गए हैं, जब वो व्यर्थ हो गए हैं, तो उनको ये घुटना टेकने में मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर भी दोबारा ये सरकार ने किसानों के साथ बिना बातचीत के दौरान अगर ये बिल दोबारा लाएंगे तो मुझे लगता है किसान फिर सवाल उठाएंगे, किसान नाखुश होंगे, किसान नाराज होंगे। तो मुझे सरकार को ये सलाह देना चाहते हैं कि जो भी लाए, चाहे रिपील करे, चाहे रिफॉर्म करे, जो भी करना है किसानों के साथ बात करके ही सारे कुछ करना मुनासिब होगी। क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ये बिल के लिए किसान होते हैं, हमारा अन्नदाता होते हैं। तो जिसके मसला जो समझते हैं ज़्यादा, अब उसके मसला उनको समझने का मौका दिया करो और किसानों से सीखो, किसानों से जानो, किसानों से समझो कि भाई क्या करना है, नहीं करना है, उसके बाद कोई कदम उठाओ। फिलहाल रिपील तो ठीक है, लेकिन रिपील के साथ साथ किसानों ने फिर कई दफ़ा मुद्दा रखे हैं, कई दफ़ा उनका मांग भी रखे हैं। उसके बारे में ये सरकार क्या करेगी मुझे पता नहीं, क्योंकि बिल हमारे पास अभी नहीं है। ये बिल को वापसी तो उनको लेना चाहिए था बहुत पहले। अगर पहले ले लेते तो इतना सारे किसानों की मौत हमें देखने को ना होते। वो तो सरकार की गलतियां हैं। सिर्फ ये नहीं, हमारे अन्नदाताओं को ये आतंकवाद, खालिस्तानी बनाने की जो पुरजोर कोशिश किया गया था, हम लोग शुरू के दिन से इसका घोर निंदा करते आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पहले दिनों से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग किसानों की पार्लियामेंट में, जंतर मंतर में भी गए थे, उनसे हम भी बहुत कुछ सीखे हैं। तो किसानों की सम्मान करना ये हमारा धर्म होता है, हमारा फर्ज होता है, क्योंकि वो अन्नदाता होते हैं। अभी किसान कहते हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी, ये मुद्दा पहले भी सदन में उठा था, वो तो सिरे से खारिज कर दिया था इसके सरकार। तो अभी इस मुद्दे फिर आएंगे, तो इसमें सरकार की रवैया क्या है, सरकार क्या चाहते हैं, सरकार को बताना चाहिए। उसके बाद हमारी तरफ से भी हम बात रखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में एमएसपी चालू करने की अगर कोई पार्टी इनकी सेवा अगर लेना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं लेते, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जमाने में ये एमएसपी की, आज की जो एमएसपी की ये जो फ्रेमवर्क देख रहे हैं, ये एमएसपी कांग्रेस पार्टी ने ही चालू किया था।
किसानों की अपने उपज को निश्चित दौर पे खरीदने के लिए, निश्चित मूल्य पे खरीदने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी हर वक्त किसानों के साथ ही खड़ा हुए हैं। फिर भी किसानों की बात, सरकार की बात जब तक हमारे सामने नहीं आते हैं, किसानों की बात तो आ चुके हैं, लेकिन सरकार की रवैया जब तक ना आते हैं तब तक हमारी राय हम कैसे देंगे। इसलिए किसानों ने मांग रखे हैं, सरकार की उनकी बात रखने दीजिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जरूर अपना बात रखेंगे, क्योंकि ये एमएसपी हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में ही, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में ही ये चालू हुए थे हिंदुस्तान में 60 की दशक में। देखिए, इसमें बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे चीज इनको देखना पड़ा, क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी की बदौलत हिंदुस्तान में, जैसे कि ये मॉडर्न हवाला की जमाना तो खत्म होते जा रहे हैं, डिजिटल करेंसी में बहुत कुछ हो सकते हैं जिसके सरकार का कोई संज्ञान नहीं रहेगी। सरकार की संज्ञान में अगर कुछ रहे तो हमारे लिए सब कुछ समर्थन योग्य होगी, लेकिन डिजिटल करेंसी की लेन देन में सरकार की निगरानी कैसे रहेगी ये मुझे पता नहीं है। और ये क्रिप्टो करेंसी जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल करेंसी के दौरान बहुत सारे नाजायज कारोबार होने की काफ़ी संभावना है। दुनिया में ड्रग्स की कारोबार, आर्म्स की कारोबार और बहुत सारे काले धन की कारोबारों में ये क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा अहम भूमिका पालन करने में सक्षम है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें यथोचित सतर्क एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त करने में ये काफ़ी है। एल साल्वाडोर बोल के एक देश है जहाँ बिटकॉइन सिटी बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं नहीं चलते, लेकिन चलते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे बहुत छोटे मोटे 2-4 देश अगर करे तो अलग बात है, क्योंकि वो सारे बनाना रिपब्लिक होते हैं, यहाँ कोई उतना निगरानी नहीं रहते, छोटे मोटे देश है, यहाँ अगर कहीं हो भी सकता है। लेकिन जो हमारे दुनिया में जो मेजर इकोनॉमी जो है, मान लीजिए कि चाइना, ये अमेरिका, चाइना में पूरा क्रिप्टो करेंसी बैन पड़े है, इसको सारे प्रतिबंधित है। अमेरिका में भी दुविधा है। इतने जल्दबाजी करके क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें कोई जो कदम ना उठाए तो बेहतर होगी, क्योंकि हमारे निगरानी ये फायर वॉल कैसे हम बनाएंगे, स्क्रूटिनी की फायर वॉल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई निकल के अलग गोरख धंधा के हथियार न बनाए ये क्रिप्टो करेंसी को, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। रेगुलेशन कैसे होगी, कुछ चुनिंदा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, चुनिंदा पूंजीपति वो भी चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में सारे ट्रांजैक्शन हो, लेन देन हो, क्योंकि इनकम टैक्स कहिए, वेल्थ टैक्स का सारे बचने के लिए हो सकता। तो इसमें सरकार के पास क्या है मैकेनिज्म मुझे पता नहीं, आरबीआई कैसे करेंगे पता नहीं, क्योंकि ये सरकार कहा था 16 साल में कि हम नोटबंदी करके सारे हिंदुस्तान में काले धन की समाप्त कर देंगे। जिस दिन नोटबंदी हुई थी उस दिन हिंदुस्तान में 17 लाख कैश नकदी बाजार में थे। आज इतने सालों बाद बाजार में नकदी की तादाद 26 से 27 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं। तो सरकार जो कहते हैं कुछ नहीं, तब्दील होते हैं जमीनी स्तर पे। सरकार कहते हैं तो बहुत कुछ, लेकिन जमीनी स्तर में क्या तब्दील होते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये नोटबंदी उस समय 17 लाख करोड़ था, आज 26 से 27 लाख करोड़ हो गया। जब सरकार कहती कि नोटबंदी के चलते सारे काले धन समाप्त हो जाएगी, काले धन की कोई दीदार नहीं हुई है हम लोगों को। तो सरकार की ये फैसले में हमें बहुत सारे सवाल है, इसको रेगुलेशन कैसे होगा, और खास बात सरकार अपनी मर्जी से कुछ ना लाए तो बेहतर है। हिंदुस्तान में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, बहुत सारे पार्टी भी है हमारे देश में। सरकार अपनी मर्जी माफिक कोई कदम ना उठाए तो देश के लिए हित होगी, ये मैं मानता हूं। देखिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक बहस हुई थी,
और पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन खुद कह रहे थे कि इमरान खान डर की मारे अभिनंदन को छोड़ दिया, अगर ना छोड़ते तो हिंदुस्तान हमलावर हो जाते थे। तो इसलिए इमरान खान को टांग हिलने लगे थे। ये मैं नहीं, पाकिस्तान के एक पार्लियामेंटेरियन खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सदन में। तो इससे पता कर लो कि अभिनंदन कौन है और कितना वीरता दिखाई है उन्होंने। उनकी वीरता के चलते पाकिस्तान के पास F-16 नामक जो रामबाण थी वो ध्वस्त हो गए थे, और हमारे अभिनंदन जी की विमान भी हुए खतरे में गिरे थे, लेकिन दम नहीं हुआ, उनका हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान वालों को कि उनको अपने कब्जे में रखे, हिरासत में ले। उनका हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर हिम्मत दिखाते तो पाकिस्तान तबाह हो जाते। तो इसलिए अभिनंदन को अभिनंदन देना ही चाहिए, वर्तमान में नहीं भविष्य में भी देना चाहिए। और अभिनंदन की बदले हम पाकिस्तान की बजवा को तो नहीं दे सकते कोई पुरस्कार, इमरान खान को तो नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपने क्या वीरता दिखाई आपकी देश में, उन्हीं लोगों का नाम बताओ और उनको अभिनंदन करो, हम देखना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्लियामेंटेरियन खुद सेनेट के अंदर कह रहे हैं कि इमरान जी की टांग लड़खड़ाते रहते थे कि हिंदुस्तान हमलावर हो जाएगी। इसमें क्या साबित होता है आप कुछ खुद पता कर लो। इसलिए वर्तमान अभिनंदन हमारा देश की गौरव है, उनकी वीरता को हम सब सम्मान करते हैं। देखिए, बंगाल की सरकार को अभी माली हालत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है उनका माली हालत। लोगों को लुभाने के लिए, वोट खरीद करने के लिए धड़ल्ले से सरकारी खजाना को खाली किया जा रहा है। अभी सरकारी खजाना खाली पड़े हुए हैं। सरकार अभी आमदनी करना चाहता है, कमाना चाहते हैं, लेकिन कमाने का जरिया नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, एक्साइज जो है हमारे वहाँ, मतलब जो दारू बेचने वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो एक्साइज वालों को उन्होंने टारगेट दे दिया कि 20,000 करोड़ दारू बेच के तुम्हें कमाना पड़ेगा। तो 20,000 करोड़ दारू बेचने के लिए उनको कोई तरीका निकलना चाहिए। क्या तरीका? सस्ते में दारू दिया करो, लोग ज़्यादा उसको कंजम्पशन करेंगे। लोग जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेगी, जितने ज़्यादा पिएंगे, हमारी लाभ ज़्यादा होगी। इसलिए जो चुलाई कहते हैं हम लोग, इलिसिट जो लीकर की दृष्टि में जिसको हम देखते थे, और खासकर हमारे वहाँ ट्राइबल लोगों ने, वो महुआ को दारू पीते हैं आज से नहीं, सदियों से। वो अपना उनकी एक कल्चर है, महुआ फल की दारू बनाना और पीना अपना कल्चर है। उन्होंने की वो मार्केटिंग करना शुरू कर दिए हैं, पाउच में लाके वो मार्केटिंग करना शुरू कर दिए। वजह एक है कि सरकार दारू बेच के कमाना चाहते हैं, लटारी की टिकट बेच के कमाना चाहते हैं। दारू बेच के कमाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया की टारगेट दे चुके हैं, और गली गली में लॉटरी जुआ चलते हैं, लॉटरी गैम्बलिंग चलते हैं। हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जुआ कभी किसी को ना होगा ना हुआ, तो इतना जुआ मत खिलाओ करो। और जुआ में अगर हार जाए तो दारू भी पिलाने के सारे दरवाजा खुले हुए हैं, गली गली में दारू का दुकान भी है। बंगाल की सबसे ये देखने वाला चीज़ ये है कि वहाँ बाजार में सारी चीज़ महंगे हो रहे हैं, आग की तरह हर चीज़ की कीमत की इजाफा हो रहे हैं, हर चीज़ की चीज़ में इजाफा हो रहा है। सारे हिंदुस्तान में सारे स्टेट ने पेट्रोल और डीजल में दर घटाई है, बंगाल नहीं घटाई, क्योंकि बंगाल सरकार की कहना है कि हमें कमाना है। तो आप बाजार में आग लगा दिया, वहाँ सारे चीज़ किल्लत होते जा रहे हैं, वहाँ सारे चीज़ की दाम बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सस्ते में दारू देते हैं। आग लगा दिए हैं बाजार में, वहाँ हर चीज़ की दाम वृद्धि होते हैं। तो ये सरकार की यही नीयत है कि भाई हिंदुस्तान की बंगाल के जवान, आप दारू पियो, आप जुआ खेलो और अपना किस्मत बनाओ। पता नहीं प्रधानमंत्री जी की उनकी क्या गुफ्तगू होगी, मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री उनको कुछ हिदायत देंगे कि भाई कांग्रेस को तोड़ने के लिए और ऐसा ऐसा रास्ता अपनाओ, हम खुश होंगे। अगर हम खुश होंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी खुशहाली में भर जाएगी। ये तो आमने सामने चर्चा होगी। बाहर में ज़ाहिरा तौर पर तो बहुत कुछ दिखता है। बीएसएफ के बारे में अगर उनकी इतना उनकी चिंता रही, तो जिस दिन बंगाल की विधानसभा में पंजाब को देखते हुए ये
बिल पारित करने की एक सदन बैठे थे पारित करने के लिए, क्योंकि पहले पंजाब कर दिए हैं, पास करा दिए हैं, पारित कर दिए हैं कि भाई हमें इसका जो एरिया इनको बढ़ाना हमारे नापसंद है। पंजाब की सरकार ने इस पे एकदम सर्वसम्मति से पारित कर दिए हैं इसके खिलाफ। उसको देखते हुए, पंजाब की ये हरकत देखते हुए बंगाल में सरकार ये एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए सदन बुलाई थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस चर्चा में हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं भाग लिए थे। उनका साथ चर्चा होने वाला है प्रधानमंत्री जी को। वो सदन में चर्चा नहीं चाहते, प्रधानमंत्री से ज़्यादा चर्चा चाहते हैं। प्रधानमंत्री से ज़्यादा चर्चा में उनको फायदा है, विधानसभा में चर्चा करने में फायदा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री जी को हिदायत देंगे, हिदायत लेके वो वापस चले जाएंगे बंगाल में।